संविधान। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में, संघ सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है राज्य सूची में। राज्य सूची का विषय है ये। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रची गई है। मूल अधिकार के, मौलिक कर्तव्य के, राजनीति के निदेशक तत्व में इनमें से कोई नहीं। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो है आपकी राजनीति के निदेशक तत्व में। अगला है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21 ए से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30, इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षा का आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और ये अनुच्छेद 21 ए में है। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो ये है आपका जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव। तो इसमें है आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 21 में, 24 में, 29 में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका है अनुच्छेद 21 में आपके अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल, दंड प्रक्रिया संहिता। तो आपकी दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसमें है आपका पहला अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का विवरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो इसमें आपका प्रतिबद्ध न्यायतंत्र संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो ये हैं आपके राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन को निर्देशित करता है? वो है आपका अनुच्छेद 40। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? तो ये बलवंत राय, मेहता कमेटी ने, अशोक मेहता कमेटी ने, रॉयल कमीशन ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का रॉयल कमीशन ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो ये आता आपका मौलिक अधिकार के, कानून अधिकार के, संवैधानिक अधिकार के, प्राकृतिक अधिकार के। तो संविधानों के उपचारों का जो अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। अब जी कह रहा वर्ग ए और वर्ग बी, इसमें आपको सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो नीचे आपको ये ऑप्शन भी दे रखे हैं ABCD, तो इसमें आपको मिलाना है। प्रभुत्व संपन्न जो है वो किससे है? प्रभुत्व संपन्न का है लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार। प्रजातंत्र का जो है वो है आपका लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना। धर्मनिरपेक्ष का है नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। और भाईचारे का है सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। तो इसलिए आपका इसमें ऑप्शन हो गया सी सही है। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है?
तो संविधान की आत्मा के रूप में किसे माना गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, राष्ट्रीय ध्वज को, प्रस्तावना को, मूल अधिकार को। तो ये माना गया है आपको प्रस्तावना को। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? तो ये आपका मौलिक अधिकार के, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, मौलिक कर्तव्यों में और राज्यों में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का संबंधित किससे है? आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। अगला, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों से जो संबंधित है वो आपका अनुच्छेद 40 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? तो संविधान के बाद में कौन सा जोड़ा गया है? ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुक्त कानून सलाह, नागरिक संहिता। तो आपका ये बाद में जो जोड़ा गया है वो मुक्त कानूनी सलाह जोड़ा गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। तो ये आपका है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, समान कार्य के लिए समान वेतन। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? तो कल्याणकारी राज्य के लिए किसमें प्रतिष्ठापित है? उद्देशिका में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, मूल अधिकार में, 7वीं अनुसूची में है। तो ये आपका है कल्याणकारी राज्य जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, कल्याणकारी राज्य। निम्नलिखित में से किसने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तापित किया? तो संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तापित किया? नेहरू ने, गांधी ने, जेपी नारायण ने, एम.एन. राव ने। तो संविधान सभा का जो सुझाव प्रस्ताव किया था वो एम.एन. राव ने किया था। संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो अल्पसंख्यक की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताना आपको। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पट्टाभी सीतारमैया, एच.सी. मुखर्जी, के.एम. मुंशी। तो ये हैं आपके एच.सी. मुखर्जी हैं। भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जो ये कब अपनाया गया था? आपका 29 अक्टूबर 1949, 22 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 3 जनवरी 1950। तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 12, 13, 15, 17। तो इसमें थी 15। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था भाई? एन गोपाल स्वामी, के.एम. मुंशी, एन माधवराव, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो बी.आर. अम्बेडकर। राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सिद्धांत रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, डॉक्टर मनोहर लोहिया का। तो यह है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का।
भारतीय संविधान अपने नागरिकों को खाली जगह की समानता का वचन देता है। तो किसका वचन देता है? अभिव्यक्ति और विश्वास का, हैसियत और अवसर का, विचार और अभिव्यक्ति का, अवसर और अभिव्यक्ति का। तो ये देता है विचार और अभिव्यक्ति का अवसर देता है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 में 2 बार दिया गया है। तो ये जब कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? सर क्लाउड ओचिनलेक, C.H. भाभा, C. राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। तो ये इसमें ऑप्शन है आपका, कार्यकारी परिषद के जो अध्यक्ष थे इसमें वो जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना हुआ है? तो भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? 40,000 शब्दों का, 60,000 शब्दों का, फिर है 1,17,369 का, या फिर 1,20,000 का। तो ये है 1,17,369 शब्दों का बना हुआ है। भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष से अधिक अवधि में, 2 वर्षों में। तो भारत का जो संविधान है वो 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में लिखा गया था। भारतीय संविधान को माना गया है संघीय, एकात्मक, संसदीय, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो इसमें कौन सा सही है आपका? यह आपका सही है इसका डी, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। इनमें से कौन सा संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? यह एक लिखित संविधान है, यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनमेय भी है कुछ कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूलतः संरचना में संशोधित नहीं किया जा सकता। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। तो कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, ये गलत है। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। तो प्रथम जो राज्य थे वो राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? तो ये किया गया था नागौर जिले में। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड में, गोवा में। तो पंचायती राज प्रणाली नहीं है, नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किन समिति के रूप में किया गया था? तो बलवंत राय, अशोक मेहता, हनुमंत राय, GV.K. राव। तो ये किया गया था, त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन जो किया गया था वो बलवंत राय के अनुसार किया गया था। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की थी? तो ये है अशोक मेहता, LM सिंधवी, दिनेश गोस्वामी, बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता ने। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? 1/4, 1/2,
1/3, 2/3। तो 2/3 के किसी भी प्रदान को हटाने के लिए 2/3। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और ग्राम सहकारी संस्था। तो ग्राम सहकारी संस्था पंचायती राज की संस्था नहीं है। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस को मनाया जाता है। यह दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो पंचायती राज जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है, सभी को पता है। ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्था के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो भानु प्रताप सिंह समिति 24 अप्रैल, बलवंत राय मेहता, सी रंगराजन समिति, अरविंद मायाराम समिति। तो ये है इसमें बलवंत राय मेहता समिति। निम्न में से किसने जिलाधीश की संस्था का करिश्मा कहा? तो जिलाधीश निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा? रजनी कोठारी, पीआर दुभाषी, टीएन चतुर्वेदी, जेडी शुक्ला। तो रजनी कोठारी ने। किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वारेन हास्टिंग ने, चार्ल्स मेडकोफ ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो ये किया था आपने, किसने किया था? वारेन हास्टिंग ने। जिला कलेक्टर का पद जो सृजित किया था वो वारेन हास्टिंग ने किया था। मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 233 में, 223 में, 245 में, इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब है मूल संविधान में जो जिला शब्द है वो किसी भी अनुच्छेद में नहीं बोला गया है। जिला जो शब्द आया है वो केवल न्यायाधीशों के लिए आया है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? गांव के सभी सदस्य, गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर गांव के सभी सदस्य। तो ये हैं आपके पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ, फातिमा बीबी, अन्ना चांडी और सुंदा भंडारे। तो ये थी आपकी फातिमा बीबी। निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? ये थी आपकी जस्टिस टी एस ठाकुर। ये 43 में थे। तो प्रेजेंट टाइम में है 49वें नंबर। कितने के हैं? 49वें के। तो 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका नाम है उदय उमेश ललित। 49वें नंबर कौन से हैं? उदय उमेश ललित, जो प्रेजेंट टाइम के हैं। नवसृजित उच्च न्यायालय है मेघालय, असम, नागालैंड में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा में, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में। तो नवसृजित जो उच्च न्यायालय है वो आपका है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में। विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है किसकी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट, भारत सुप्रीम कोर्ट, UNCLOS, सामुद्रिक। तो जी किसकी है? विशालतम जो न्यायिक प्राधिकरण है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की है।
किसकी है? इलाहाबाद हाई कोर्ट की। पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तो संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का SHO, ग्राम पंचायत का सरपंच, तहसीलदार, जिलाधीश। कौन करता है? तहसीलदार करता है। भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ये होता है आपका पटवारी होता है, तहसीलदार नहीं होता। जो गांव का लेखा जोखा रखता है वो पटवारी रखता है। और पटवारी किसको जवाब देता है? तहसीलदार को देता है। पटवारी देता है कानून को, कानून को देता है तहसीलदार को। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जांच न्यायालय में और सत्र न्यायालय में। वो कर सकता है आपका उच्च न्यायालय में। जिला प्रशासन का मुखिया होता है SDM, आयुक्त, DM, तहसीलदार। तो जिला प्रशासन का जो मुखिया होता है वो सभी को पता है, DM होता है। जिलाधिकारी होता है भारतीय प्रशासनिक अधिकारी IAS, राज्य प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय स्तर का अधिकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिलाधिकारी जो होता है वो IAS ही होता है, आप सभी लोग जानते हो। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अपशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो राज्य को, राज्य तथा केंद्र को, स्थानीय निकाय को। तो ये की गई हैं अपशिष्ट शक्तियां केवल केंद्र में निहित हैं। भारत में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? तो ये हैं, आप पहला है दिया अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास हैं, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो केवल आपका ऑप्शन ए सही है। जो अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था से जो ली गई है वो क्या ली गई? राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वयं सरकार की संस्था कौन सी है? ग्राम सभा, पंचायत, ग्रामीण सभा, ग्राम सेवा। तो यह है पंचायत। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर होता है, कौन सा होता है? राज्य समिति, पंचायत समिति, जिला समिति, ग्राम सभा। तो ये ब्लॉक स्तर पर होता है पंचायत समिति। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया। तो जो पंचायती राज है वो 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992। 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी है। तो 27 अगस्त 2009 को जो पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है वो 50% दिया गया है। कितना दिया गया? 50%। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में से एक स्तर नहीं है? इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और है आपका नगर परिषद। तो इसमें नगर परिषद जो है वो आपका पंचायती राज की 3 स्तरीय में शामिल नहीं है। 3 स्तरीय में कौन कौन शामिल है? ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है।
वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई थी? तो वर्ष 2018 में तो मनाई गई थी भाई 25वीं। और प्रेजेंट टाइम में कौन सी सालगिरह मनाई गई है? वो मनाई गई है 29वीं। और पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कब? 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में, उपयुक्त सभी स्थानों में। तो जो महिलाओं को आरक्षण है वो केवल आपका पंचायती राज निकायों में है। जिला अधिकारी जिले का शासन चलाता है, तहसीलदार की सहायता से, एसडीएम की सहायता से, स्वयं अकेले, जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से। तो जो जिला अधिकारी होता है वो जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से जिले का प्रशासन चलाता है। वो अकेला नहीं चला लेगा, ना एसडीएम की सहायता से, जितने भी अधिकारीगण हैं उन सभी की सहायता से चलाता है। जिला प्रशासन के कार्य में शामिल है जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, भूमि व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा खतौनी का रखरखाव व लगान की वसूली करना, नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना, उपयुक्त सभी। तो जिला प्रशासन का जो कार्य है वो सभी कार्य हैं। कैसे कार्य हैं? सभी कार्य हैं। शांति भी व्यवस्था, भूमि व्यवस्था भी, और आपका नागरिक सुविधा भी। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं आयुक्त, जिला बेसिक अधिकारी, जिलाधिकारी, मुख्य अधिकारी। तो जिला बेसिक अधिकारी ही प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है पुलिस अधीक्षक, लोक अदालत, जेलर, मुख्य जिलाधिकारी। तो कौन करवाता है जिले में आपका? जी करवाता मुख्य चिकित्सा अधिकारी। परिवार कल्याण जो करवाएगा वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाएगा। जिले में प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था कौन देखता है? जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी। तो जिला विद्यालय निरीक्षक माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है। जिला न्यायालय का मुख्य प्रमुख होता है मुख्य विकास अधिकारी, जिला न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उप जिलाधिकारी। तो जिला न्यायालय का प्रमुख होता है जिला न्यायाधीश। भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो कलेक्टर का पद जो सृजित किया गया था 1852 में, 1762 में, 1772 में, 1872 में। तो ये किया गया था 1872 में कलेक्टर का पद सृजन किया गया था। किसके द्वारा? वारेन हास्टिंग के द्वारा कलेक्टर का पद सृजित किया गया था। जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और भावों का कार्य करता है संभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, उपखंड अधिकारी, पुलिस अधीक्षक। तो ये करता आपका जिला अधिकारी करता है। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण लेने की शक्ति रखते हैं? हाँ, नहीं, हाँ पर केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, हाँ पर केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से नहीं रखते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। सरकारी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मानव अधिकार के हनन की जांच, पंचायती राज, केंद्र राज्य संबंध, चुनाव सुधार। तो सरकारी आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो केंद्र राज्य का संबंध था। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अफसर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण, निषेध। तो ये आपका ऑप्शन सी सही है, उत्प्रेक्षण।
किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का या दो से अधिक ऐसी अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। 3, 5, 7, 10। तो किसमें 10 वर्षों के लिए वो वकील रहा हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनाने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? जो होती है आपकी 5 वर्षों तक। राजमन्नार समिति का सुझाव था कि कथन ए जो दिया है, वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित हो। कारण भी है राज्यों को वित्तीय सहायता मिल सके। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसका सही है सी। ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो कौन सा सही है? सभी सही हैं, चारों सही हैं। संवैधानिक उपचार भी है, परंपराओं तथा व्यवहारों पर भी है, न्यायिक व्याख्याओं पर है, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है साधारण बहुमत से, सदन में उपस्थित 2/3 बहुमत से, कुल सदस्य के 1/3 बहुमत से, सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा संपुष्ट के उपरांत। तो इसका कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? राज्य में शक्ति नेतृत्व का अभाव, दृढ़ दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, क्षेत्रीय दलों का उदय। नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो कौन सा इसमें सही है? इसमें आपके चारों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया गया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्रों के बीच वितरित होता है? कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्तियों के विषय में भूमि शुल्क, रेलवे किराए और भाड़े पर कर, समाचार पत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं पर क्रय और विक्रय कर, कृषि आय को छोड़कर अन्य पर आयकर। तो इसका कौन सा सही है? आपका डी सही है। और इसमें जो सभी हैं वो क्या उसमें ये इसलिए सही है क्योंकि ये राज्य और केंद्र के बीच वितरित होता है, कृषि आय को छोड़कर अन्य सभी पर। ठीक है। और ये जो 3 ऊपर वाले कर हैं ये केवल केंद्र सरकार लेती है, राज्य के बीच इनका बंटवारा नहीं होता है तीनों का। भारत संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकार है कनाडा के संविधान के, अधिकतर कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान के अनुसार, भारत के 1935 के अधिनियम के अनुसार, स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुसार। तो ये इसका ऑप्शन सही है सी। भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार राजस्व का बंटवारा होता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग
और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 2, भाग 12 अध्याय 1, भाग 12 अध्याय 2। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका एक सही है, भाग 11 और अध्याय 1। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, पुंछी आयोग। तो यह है इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है वो भारत में संघ राज्य से संबंधित है। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, विधायी और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंधों की, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। तो जो सरकारिया आयोग गठित हुआ था वो गठित हुआ था संघ और राज्यों के मध्य संबंधों को स्थापित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक सरकारिया आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है? तो ये है सक्रिय राजनीति का राज्यपाल न नियुक्त किया जाए, राज्य सरकारों द्वारा दिए गए पैनल से राज्यपाल का चुनाव किया जाए, अवकाश प्राप्त राज्यपाल को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए, केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंध रखने वाले को विपक्षी दल द्वारा शासित राज्य का राज्यपाल न नियुक्त किया जाए। तो ये है अवकाश प्राप्त राज्यपाल को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। ये सरकारिया आयोग ने अपनी संस्तुति में बोला था। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में, राज्यसभा में, सदन के दोनों सदनों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संघीय क्षेत्रों को जो प्रतिनिधित्व प्राप्त है वो सदन के दोनों सदनों में प्राप्त है। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? विधायिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को और प्रेस को। तो ये किसको माना जाता है? न्यायपालिका को। निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संवैधानिक कठोरता, एकल न्यायपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अपशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो यह है एकल कार्यपालिका का। निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई थी? स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो भारत को। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है किसने कहा? डी बसु, एम बी पायली, आइवर जेनिक्स, केसी बियर। तो केसी बियर ने कहा है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने को एक कारण यह था तत्कालिक कार्यरत प्रशासनिक ढांचा। इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945 के अनुसार स्वीकारना अनिवार्य था। इसे देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया। यह प्राचीन भारतीय शासन की परंपरा के अनुरूप था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। भारत एक गणतंत्र है किसमें अंतर्निहित है? राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। गणतंत्र राज्य की पहचान होती है कि उसका जो अध्यक्ष है वो कैसा होता है? निर्वाचित होता है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो कौन सा सही है? इसमें सभी सही है, चारों सही हैं। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संविधान द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। तो किसके द्वारा होता है? संविधान के द्वारा ही केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है।
लोकसभा में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? तो कितनी है? 26 हैं, 25 हैं, कि 20 हैं, कि आपकी 21 हैं? कितनी है? 26 हैं। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। 100 की होती है, 25 की, 75 की, 90 की? 90 की होती है भाई। को उत्तर प्रदेश में हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था 25 जिलों के साथ में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था भाई? 1956 में किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था वो 1956 में किया गया था। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में मिला था। कब मिला था? 1972 में। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह क्या है? वह है आपका केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। केंद्र और राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो जाएगा तो वो कौन निपटाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। और ये कहाँ से लिया गया? अमेरिकी संघवाद में से लिया गया है। भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है? तो कौन सी रिपोर्ट है? वो है आपकी राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट है, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट है, आनंदपुर साहिब बरी जोल्यूशन आनंदपुर साहिब बरी जोल्यूशन। इसमें कौन सा सही है आपका? तीनों सही है, पहले, दूसरे और तीसरे। निम्नलिखित में से किन समितियों आयोग ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में संतुतियां प्रस्तुत की हैं? किसने प्रस्तुत की हैं? वो राज मन्नार समिति ने और सरकारिया आयोग ने प्रस्तुत की है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2 सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कौन सी है? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। तो कौन से सही है? ये तीनों सही हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? अमेरिका से, कनाडा से, रूस से, क्या स्विट्जरलैंड से? तो बताइए संघीय व्यवस्था किससे ली गई? केवल कनाडा से ली गई है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन ए, भारतीय राजनीति व्यवस्था की प्रकृति संघीय है, कारण यह शक्ति के केंद्रीय करण पर आधारित है। तो कौन सा सही है इसमें? आपका बी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों ही सही है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था की प्रकृति संघीय है, यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? तो कौन सा? चारों सही है भाई। भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग, पूर्ण राज्य की मांग, उपयुक्त सभी सही है। सरकारी आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? जो सरकारी आयोग है वो केंद्र और राज्य के बीच संबंध को स्थापित करता है। केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? भारतीय संविधान से। केंद्र और राज्यों के बीच जो प्राधिकार प्राप्त होता है वो अपने भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। किसमें? 7वीं अनुसूची में। केंद्र और राज्यों के बीच जो वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है वो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। 111 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो वो करते हैं आपके 245 और 246। अनुच्छेद 245 और 246 केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण के बारे में बताते हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद 245
और अनुच्छेद 246 संघात्मक राज्य में राज्य में शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है केंद्र द्वारा। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? किसके द्वारा किया जा सकता है? संविधान द्वारा किया जा सकता है। सॉरी, किसके द्वारा किया जा सकता है? संविधान द्वारा ही केंद्र और राज्यों में की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन आधार है? संघात्मक सरकार का कौन आधार होता है? संघात्मक सरकार का जो आधार होता है वो होता है आपका केंद्र और राज्य दोनों ही। संघात्मक शासन में पाया जाता है। संघात्मक शासन में क्या पाया जाता है? संविधान की सर्वोच्चता, लिखित व कठोर संविधान, दोनों ही सही हैं। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो कौन सी नहीं है? एक हरी नागरिकता इसका संघीय लक्षण नहीं है। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो किसका कथन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस प्रकार से भिन्न है कि इसमें क्या है? एक हरी नागरिकता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में केवल एकली तो नागरिकता है। भारतीय संघवाद बल देता है, किस पर बल देता है आपको? भारतीय संघवाद राष्ट्र की एकता पर। भारतीय संघवाद जो बल देता है वो राष्ट्र की एकता पर बल देता है। अगला है शून्यकाल का अर्थ होता है। शून्यकाल का अर्थ होता है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए उसे क्या कहा जाएगा? शून्यकाल। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो लोकसभा में सदस्यों को निजी विधेयक पेश करने की जो सूचना अवधि है वो केवल 1 माह है। केवल कितनी है? 1 महीना। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं वर्तमान में भी, और अभी 1971 से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जो भी परिवर्तन होगा वो शायद 2028 में होगा जाके। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या क्या है? अधिकतम ताकत संख्या कितनी है? 552। मतलब संविधान लोकसभा में अधिकतम जो संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में है कितनी है? 543, क्योंकि 552 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित हैं? तो कितनी है लोकसभा में? 131 सीटें हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो आप सभी लोग जानते हो कि 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे GV मावलंकर अय्यर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जिसे बोलते हैं। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो किसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? डॉक्टर बलराम जाखड़ का, जो लोकसभा अध्यक्ष है, इनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है लोकसभा में। उत्तर प्रदेश में, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो भाई उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? सभी कोई जानता है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगला है, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो जी तो भैया 2018 में M वेंकैया नायडू हैं। और वर्तमान में कौन से हैं? वर्तमान में है जगदीप धनखड़। वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा अध्यक्ष है जगदीश धनखड़। निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? तो राज्यसभा की शक्तियों में से कौन एक है? इसका ऑप्शन तो सी सही है, तो देख लेंगे सभी को। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। तो यह गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयक में संशोधन का सुझाव देता है। केवल राज्यसभा जो है वो धन विधेयक
पर क्या देता है, सुझाव देता है, लेकिन धन विधेयक को पेश नहीं कर सकता है। पेश केवल कहाँ होता है, लोकसभा में पेश होता है। और धन विधेयक का अनुच्छेद कितना है, 110 है। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो प्रथम लोकसभा 13 मई 1952 को भारत में प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी। लोकसभा की सदस्य अगला है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो लोकसभा की न्यूनतम आयु सभी लोग जानते हैं कितनी होती है, 25 वर्ष होती है लोकसभा की न्यूनतम आयु। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे, कौन से थे, 6वें नंबर के। जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे और निर्विरोध चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 133, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है। क्या कहा जाता है अनुच्छेद 72 को? क्षमादान। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। तो भैया रामनाथ कोविंद जो हैं वो तो हैं 14वें राष्ट्रपति हैं। और 15 में कौन बने हैं? द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान समय की हैं। रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। कौन से नंबर के थे वो? भाई 14वें नंबर के थे। वर्तमान में कौन है 15वें नंबर की? द्रौपदी मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? ये तो सभी लोग जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान द्वारा चुने जाते हैं? तो कौन कौन चुने जाते हैं? केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन ए सही है इसका। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो भैया निर्विरोध कौन निर्वाचित हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी। और ये कौन से नंबर के थे? ये थे 6वें नंबर के थे। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? वो कौन थे भैया? वो थे बीवी गिरी। बीवी गिरी। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य में सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो वो है अनुच्छेद 249। अगला है आपका, अनुच्छेद के प्रावधान के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद द्वारा बुलाया जा सकता है? अनुच्छेद 108 द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है। किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार होता है। अगर पहले तो स्पीकर अपना वोट नहीं देता है, लेकिन अगर दोनों भाई स्थिति में बराबर वोट हो जाए तो लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट निर्णायक मत दे सकता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो कहाँ से दिया था? संसद से दिया था, ये संविधान सभा में। इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है? तो कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है। भारत में राष्ट्रपति का अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो ये किसको सौंपेगा? तो मुख्य न्यायाधीश को सौंपेगा। अगला है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये केवल जो होती है वो होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में जो भी घोषणा करने की शक्ति होती है वो होती है केवल राष्ट्रपति के पास होती है।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ये किया जाता है 12 को। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था तब? केवल 12 मौलिक कर्तव्यों को उस समय शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1976 में। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हैं आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों से संविधान अनुच्छेद 51A को संविधान में निम्न के द्वारा शामिल किया गया है। तो किसके द्वारा शामिल किया गया? ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं वो दिए गए हैं आपके 11। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो मूल कर्तव्यों को जो शामिल करने का सुझाव दिया गया था वो दिया गया था स्वर्ण सिंह समिति ने। स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो किसके आधार पर जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्यों को किसने जुड़वाया था? वो किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? चुनावों में वोट डालने का एक मौलिक कर्तव्य नहीं है और बाद बाकी ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ये आपका नीति निर्देशक तत्व नहीं है, वो है आपका ये 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है, सॉरी मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो कौन सा ये प्रतिबंध लगाता है? 23वां अनुच्छेद जो है वो भारतीय मजदूरों पर क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब कौन से अनुच्छेद से? 23वें अनुच्छेद से। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? ये है अनुच्छेद 14 से। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो कौन सा मौलिक अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? वो करता है आपका संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? ये कौन सा मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? वो है आपका सी, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो किसे सौंपा है? उच्चतम न्यायालय को। मौलिक अधिकार लागू करने का जो है वो कौन लागू करता है? उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? तो कौन सा संसद का कार्य नहीं है? ये सभी आप पढ़ लीजिएगा। संसद के कार्य ये भी है आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, ये आपका संसद का कार्य है। संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन बिल और बजटीय कार्य। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। दूसरा भी आपका संसद का कार्य है, संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। तीसरा भी संसद का कार्य, संसद में संविधान यानी संशोधित शक्ति में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। इसमें आपका ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर तो यही है, क्यों? लेकिन ये संसद का कार्य नहीं है। संसद का कार्य कौन सा नहीं है? संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। बिल्कुल नहीं, ये संसद का कार्य नहीं है। डी वाला इस क्वेश्चन के अनुसार तो आपका डी वाला ही आंसर सही है। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? तो कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए?
ये तो 25 वर्ष ही होनी चाहिए भाई। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? शून्यकाल की जो अवधि होती है वो होती है 1 घंटे की। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र कर देते हैं किसको? उपराष्ट्रपति को। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो ये तो आप जानते ही हो, एन संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? केवल राज्यसभा के पास है। भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 66 के तहत होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये सभी लोग जानते हैं। भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये तो सभी लोग जानते हैं, 12 होती है। प्रत्येक वर्ष के बाद राज्यसभा कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ये भी सभी लोग जानते हैं। 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक वर्ष कैसे होता है? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो तो उपराष्ट्रपति होता है भाई। राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? वो न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार जो है वो केवल राष्ट्रपति को है।